नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे मोस्ट वांटेड टॉपिक मूल विधि, क्योंकि मूल विधि को लेकर ही ज्यादातर छात्र परेशान है, क्योंकि ये उनके लिए एक नया सिलेबस है। क्योंकि इससे पहले की पुलिस भर्ती परीक्षाओं में मूल विधि से प्रश्न नहीं पूछे जाते थे और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें जो धाराएं हैं वो जल्दी याद नहीं होती हैं। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो सीरीज बनाना शुरू किया है, जिसमें हम मूल विधि के प्रश्नों को, अधिकांश प्रश्नों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ट्रिकी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपको कुछ हद तक आपकी बोझ को कम किया जा सके। और जब परीक्षा हाल में आप बैठे तो जब प्रश्न अगर आपका पढ़ा हुआ हो तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत ना हो। और बाकी जब अगर आप आईपीसी के प्रश्नों को याद करेंगे या सीआरपीसी की धाराओं को याद करेंगे तो ऐसा होता होगा कि एक धारा एक दूसरे में चला जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और अगर याद भी करते हैं तो 2-4 दिन में भूल जाता है। तो इन सभी समस्याओं से अब हम लोग निजात पाने वाले हैं। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो, ऐसे ही और भी वीडियो आएंगे। देखिए अब हम लोग इसको सिलसिलेवार शुरू करते हैं सब्जेक्टिव रूप में। तो देखिए मूल विधि में भारतीय दंड संहिता 1860 इसका नाम है। इसका नाम क्या है? 1860 नाम याद रखिएगा। इसका मूलभूत शब्द हम लोग बनाते हैं दंड को। वैसे दंड प्रक्रिया संहिता में भी दंड है, लेकिन उसका मूल शब्द होगा प्रक्रिया। अब यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। हम लोग एडवोकेट या वकील हमें नहीं बनना है, जज नहीं बनना है। हमें बस 5-6 जो प्रश्न आने वाले हैं हमारी परीक्षा में उन्हें सही करना है, और इसके लिए बहुत ज्यादा अपना समय भी नुकसान नहीं करना है। तो दंड इसका हमारा खास शब्द होगा। तो दंड, और यहां पर 60 है। इसका नामकरण क्या है? भारतीय दंड संहिता 1862 नहीं नाम है, 1860 नाम है। तो 60 का कोड देखिए, मैं हर अंक को एक नाम के रूप में देखता हूं ताकि अंक याद हो सके, क्योंकि अंक ही जल्दी नहीं याद होते हैं। तो जब भी 60 आएगा तो आप चाहे तो रफ पेन लेकर बैठिए, लिखते रहिए, और या तो और भी तरीका है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 60 का कोड जब भी आएगा होगा सेठ, 60 या सेठ। तो देखिए दंड कौन देता है? तो सेठ लोग दंड देते हैं अपने मुलाजिमों को, अपने कर्मचारियों को। दंड प्राचीन काल में कौन देता था? सेठ लोग देते थे। सेठ लोग दंड कौन देता है? सेठ लोग। और ये लागू कब हुआ था? आगे आएगा प्रश्न, तो यहां पर मैं बता दूं 1862 में लागू हुआ था। तो आपको दोनों बातें यहीं पे याद कर लेनी चाहिए। सेठ लोग दंड देते हैं, और 62 का कोड क्या होगा? तो बॉस। सबका कोई ना कोई बॉस होता है, मालिक होता है। तो 60 का कोड है सेठ, 62 का कोड है बॉस। चाहे तो एक पेज पर आप सब अंकों का कोड लिखते जाइए, जहां जहां जरूरत पड़ेगा मैं बताता चलूंगा। तो 62 का कोड हो गया बास। अब ऐसा नहीं कि मेरा कोड बाद में बदलेगा, बाद में भी 62 का कोड बास ही रहेगा, 60 का कोड सेठ ही रहेगा। तो दंड दो ही लोग देते हैं, या तो सेठ लोग देते हैं अपने कर्मचारियों को, या बॉस लोग देते हैं अपने कर्मचारियों को। तो 60-62 दोनों अगर याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि 60 इसका नाम है, 62 में लागू हुआ है। और आपको और आसानी से याद तब हो जाएगा जब विकल्प आपके सामने तो रहेगा ABCD में, तो उसमें देखकर आप समझ जाएंगे कि 63 नहीं है, 64 नहीं है, 62 है, 60 है। 60 कब है, 62 कब है, आप आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि आप इतने भी कमजोर तो है नहीं, आप भी पढ़ रहे हैं, तो इतना तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया? तो इसका जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, जैसे भारतीय संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था तो वो अलग प्रश्न हो जाता है। लेकिन यहां पर ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी के भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसी तरह से भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड मैकाले, आपका चर्चित नाम। इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि ये आप इतिहास पढ़ते होंगे तो ये लॉर्ड मैकाले एक चर्चित नाम है। एक बार पढ़ लेंगे तो विकल्प आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बावजूद भी मैं बता दे रहा हूं, लड़कियां जो होती हैं वो सबसे ज्यादा दंड पाती हैं बचपन में अपने मायका में। शायद आपको दिख रहा होगा मायका से याद आ जाएगा। दंड वाला जो बात है वो किससे संबंधित है? मायका मतलब मैकाले से। लड़कियां सबसे अधिक दंड कब पाती हैं? तो अपने मायका में, अपने माता पिता से। ये कहने का मतलब है मेरा। और किसी ट्रिक को आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको याद कराना है। आप चाहें तो अगर आपको गलत लगे तो आप अपना ट्रिक कुछ अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? तो 23 अध्याय हैं।
और 511 धाराएं हैं, 23 अध्याय है। ध्यान से देख लीजिए, 23 अध्याय है। 23 को अगर ऐसे लिख देंगे और ऐसे कर देंगे तो ऐसे दिल भी बन जाएगा। भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय हैं? तो 23 अध्याय हैं। और कितनी धाराएं हैं? तो न्योता आप लोग करने जाते हैं तो कोई 11 का तो आप कोई न्योता नहीं करता, 21 का, 51 का, और कुछ लोग 511 रुपए का भी न्योता करते हैं। कितने का? तो 511 रुपए का भी न्योता किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप 521 रट लीजिएगा, 511, 11 सबसे शुभ अंक है। तो 511 धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता में। अब अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860, जो कि इसका नाम है 1860, मैंने अभी बताया था। 1860 का प्रारूप अन्य किन देशों की संहिताओं का आधार है, यानी अन्य किस देशों में भी लागू है ये प्रकार। ये एसआई में पूछा गया प्रश्न, यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया है। तो ये श्रीलंका में है, सिंगापुर में है, ब्रुनोई में है, और इसके साथ साथ अन्य देशों में भी, जैसे पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी और वर्मा में भी लागू है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए वही सारे विकल्प हैं, विकल्प वाले ही प्रश्न इसमें हैं। बाकी अन्य देशों में भी ये लागू है। भारतीय दंड संहिता 1860 को कब लागू किया? तो जैसा मैंने बताया था, 1860 सेठ और बास लोग ही क्या देते हैं? दंड देते हैं। दंड हमारा हाईलाइटेड शब्द है। तो 60-62 याद रखना। देखिए 2017 में पूछा भी गया है, और इससे पहले भी मैं जब परीक्षा हुई थी 2017 की, उससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तो उससे भी मेरे कई प्रश्न फंस गए थे। बहुत कम मैंने पढ़ाया था, उसी कम में से ही काफी अच्छे प्रश्न फंसे थे। अब 1 जनवरी भी याद रख लिया, 1 जनवरी 1862। देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है, दंड देने वाला सेठ या बास बन गया। तो यहां पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये जो मैंने इसमें लिखा है, देखिए ये जो मैंने यहां पर लिखा, मजेदार ट्रिकी अप्रोच, आईपीसी और सीआरपीसी दोनों एक साथ। मूल विधि का ये है, सभी मोस्ट वांटेड प्रश्न है भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के। 1 लाइनर प्रश्न उत्तर है। जो अभी मैं आपको करा रहा हूं वो 1 लाइनर प्रश्न उत्तर है, प्रश्न है उत्तर है। और इसके साथ बहुविकल्पीय परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर, जो कि मैं पहले करा चुका हूं, बहुविकल्पीय प्रश्न। इन दोनों को मिला के अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर मैं फिलहाल में 1 लाइनर प्रश्न उत्तर करा रहा हूं इस सीरीज में। इससे पहले मैं बहुविकल्पी भी करा चुका हूं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम फिर से चलते हैं कहानी पे। यहां तक हो गया। अब यहां देखते हैं हम लोग, यही वाला पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, कोई अलग नहीं रहेगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेने से बचना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। देखिए अपराध के लिए 4 आवश्यक तत्व क्या हैं, यानी कैसे माना जाएगा कि अपराध हुआ है, अपराधी आपको कैसे माना जाएगा। तो कम से कम 4 तत्व होना चाहिए। क्या क्या? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है? मानव। मेन शब्द लिख दिया गया है यहाँ पे। ह्यूमन बीइंग का मतलब मानव, यानी उस अपराध में कोई मानव सम्मिलित हो। मानव का मतलब ये नहीं कि मैं ही या आप ही सम्मिलित हो, ये कोई कंपनी भी हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जानवर सम्मिलित नहीं हो। यानी अगर आप रोड पे जा रहे हैं, किसी कुत्ते ने आपको आके काट लिया, रोड पे घूमने वाला कुत्ता, तो आप उस कुत्ते के खिलाफ केस नहीं करा सकते हैं। लेकिन इसमें अपवाद भी है, अगर वो कुत्ता किसी का पालतू है तो आप केस कर सकते हैं, अपराध साबित कर सकते हैं, लेकिन उस कुत्ते पर नहीं, उसके मालिक के ऊपर। तो थोड़ा सा अपवाद है। लेकिन प्राचीन काल में यूरोपीय देशों में ऐसा भी होता था कि जानवरों को भी दंड दिया जाता था। जैसे किसी बिल्ली ने किसी राजा का या किसी मालिक का दूध पी लिया तो उस बिल्ली को भी फांसी पे लटका दिया जाता था या मार दिया जाता था। यानी जानवरों को भी दंड देने का कुछ देशों में प्रावधान है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है, खास तौर से आईपीसी के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। मानव को ही दंड दिया जाएगा, जानवर को दंड नहीं दिया जाएगा। जो भी अपराध होगा मानव से संबंधित होना चाहिए। और मानव का मतलब केवल मनुष्य नहीं, हम आप नहीं, बल्कि कंपनी भी इसमें सम्मिलित है। तो पहला तत्व ये हो गया। अब पहले तत्व के बाद देखिए दूसरा तत्व, आपराधिक मनः स्थिति। यानी जो आपकी मनः स्थिति है वो आपराधिक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जा रहे हैं रोड पे, गलती से आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में आपने गेंद फेंका और किसी बच्चे की आंख में लग गया, उसकी आंख एक आंख से वो अंधा भी हो गया, लेकिन आपकी स्थिति, वो आपका दोस्त ही था, लेकिन आपकी आपराधिक मनोस्थिति सही थी, यानी आपराधिक मनोस्थिति नहीं थी।
तो आप पे कोई केस नहीं होगा, आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। तो ये होता है दुराशय, मेंसरिया, इसी को कहा जाता है। अब तीसरा है आपराधिक कृत्य यानी एक्टस रिया, यानी कि एक्ट होना चाहिए। जैसे मैं रोड पे जा रहा हूं और रोड पे जाते जाते मैंने कोई और जा रहा है, रोड पे कोई जा रहा है एक व्यक्ति राम नाम का, और उसने किसी सुंदर महिला को देखा, उसके मन में आपराधिक मनोस्थिति आ गई कि मैं इसके साथ छेड़छाड़ करूंगा या कुछ और करूंगा या बलात्कार करूंगा। लेकिन वह आपराधिक मनोस्थिति आने के बावजूद भी अगर कोई वो एक्ट नहीं करता है, कोई प्रयास नहीं करता उसके लिए, बस वो मुड़ के चला जाता है अपना मन दूसरी तरफ करके, तो यहां पर अपराध नहीं होगा, क्योंकि आपराधिक मनोस्थिति तो थी लेकिन उसने कोई कृत्य नहीं किया। तो ये होता है आपराधिक कृत्य, यानी अगर वो सोच समझकर आपराधिक कृत्य करता है, यानी सोचता समझता है, विचार बनाता है, गलत धारणा रखता है और उसके बाद उस कृत्य को करता है, तो वो कहलाएगा अपराध। रास्ते से कोई जा रहा है, उसे कोई किसी की बाइक दिखी सुनसान इलाके में, तो उसके मन में विचार आया, ये मानव था जिसके मन में विचार आया, और उसकी आपराधिक मनोस्थिति क्या थी कि इस बाइक को चुरा लूं, गलती से उसमें चाबी छूटी हुई थी, तो वो अगर उस बाइक को चुरा लेगा तो उसने कृत्य कर दिया, अब वो अपराधी हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर वो उस बाइक को नहीं चुराता है तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा। अब चौथा देखिए, मानव तथा समाज को क्षति पहुंचाने वाला कृत्य, इंजरी। चौथा है इंजरी यानी कोई ना कोई इंजरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मानव भी हैं, आपकी मनोस्थिति भी गड़बड़ थी, आपराधिक जो कृत्य है यानी एक्टस रिया है आपने किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा गलत हुआ नहीं, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, तो भी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और ये क्षति का, इंजरी का मतलब ये नहीं है कि केवल शारीरिक क्षति, मन पर भी क्षति, यानी कि आपके मन पर भी कोई चोट पहुंचाने वाला कोई कार्य करे या आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करे तो वो भी, या आपके हृदय पर कोई चोट करे, या आपके शरीर पर भी चोट करे, या आपकी संपत्ति पर भी चोट करे, या आपकी ख्याति पर, प्रसिद्धि पर भी चोट करे, तो इंजरी माना जाता है। तो ये चारों तत्व इसमें आते हैं। अब देखिए 7वां प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता समुद्री क्षेत्राधिकार कितनी दूरी तक फैला है। तो ये रटने वाला प्रश्न है, 12 समुद्री मील। तो 12 का कोड यहां पर 12, ज्यादातर क्या, अधिकांशतः ही 99% 2 ही अक्षर से कोड बनाते हैं, 12। तो 12, बार का मतलब बाल, हेयर, ये चीज। देखिए यहां पर भी मैंने चित्र बनाया है, जब आप पीडीएफ लेंगे तो उसमें चित्र भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो सोचिएगा कि आप अपने बाल का मुड़न करा रहे हैं, लेकिन आप उसे गंगा में नहीं समुद्र में विसर्जित कर रहे हैं, तो जो ही आएगा समुद्री क्षेत्राधिकार। तो सोचिएगा समुद्र में मैंने क्या किया था, तो विकल्प देगा ही, 12, 13, 14, 18, 20 कुछ भी देगा। तो सभी अंकों को देखेंगे, जो ही आप 12 पर जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने बाल विसर्जित किया था। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता का नाम एवं विस्तार का उल्लेख किस धारा में है। तो भारतीय दंड संहिता का विस्तार और नामोल्लेख जो है अधिकांश धारा 1 में यही कुछ होता ही है, तो ये भी एक ट्रिक की तरह काम करेगा। तो इसका विस्तार तो अब जम्मू कश्मीर के सहित पूरे भारत में है। जो व्यक्ति भारत राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है, जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत यानी भारत में अपराध करता है, वो किस धारा द्वारा दंडित किया जाता है, तो धारा 2। तो 2 को हम लोग कहते हैं 2, इंग्लिश में 2, और 2 का हमने कोड बनाया है सू मतलब जूता। अब इसको आप लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, 2 का मतलब सू का मतलब जूता, 2 का मतलब सू का मतलब जूता, हमेशा याद रखिए। एक जो पेज बनाया आपने उस पर लिखते जाइए। वैसे मुझे एक ही जगह लिखवा देना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा लिखा नहीं है, इसलिए जगह जगह जहां पड़े आप याद करते चाहिए, लिखते चलिए, क्योंकि ये कोड बार बार आपका काम करेगा। एक बार याद कर लेंगे, इतिहास भूगोल हर विषय में आपका काम करेगा। तो भारत में अगर आप कोई अपराध करते हैं,
तो आपको क्या किया जाता है, कैसे आप दंडित किया जाता है? तो जूतों से मारा जाता है। ये सोचिएगा, जूतों से मारा जाता है या शू से मारा जाता है? आपको किससे मारा जाता है? शू से। जब आप भारत में अपराध करेंगे तो आपको शू से मारा जाएगा। शू से यानी टू से यानी जूतों से। जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वो किस से दंडित किया? धारा 2 में है। विकल्प आएगा तो आपको याद आना चाहिए। एक बार आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, परीक्षा से 7 दिन 5 दिन पहले एक बार और देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आज एक बार देख लीजिए, एक बार परीक्षा से 7 दिन पहले देख लीजिएगा। थोड़ा सा पीडीएफ ले सकते हैं तो पीडीएफ ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बीच में एक आध बार और देख लीजिएगा। जो व्यक्ति भारतीय यानी भारत से बाहर अपराध करता है, मान लीजिए चला गया वो अमेरिका में कुछ अपराध किया उसने, फिर वो भारत आ गया, तो वह किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो धारा 3 के अंतर्गत। देखिए भारत में, देखिए भारत में कैसे अपराध पर दंड दिया जाता है? तो 2 से यानी कि शू से। अब बाहर क्या किया जाता है? तो अभी इसका कोड देख लीजिए, 3 है, ये 3 को हम लोग कहते हैं 3, और 3 का कोड आज से आप लोग याद रखिएगा, ये पेड़ यानी कि ट्री, यानी कुल मिला के 3 बराबर आप लोग ट्री याद रखिएगा। 3 का मतलब ट्री। तो अब यहां पर भारत में अगर अपराध करते हैं तो 2 धारा, और भारत के बाहर करते हैं तो 3 मतलब ट्री से आपको बांध दिया जाएगा। कुल मिला के आप इतना याद रखिए, बाहर से अगर भारत के बाहर अगर अपराध करते हैं तो इस पेड़ में ही आपको बांध दिया जाएगा, इस पेड़ में ही आपको बांध के लटका दिया जाएगा। अगर आपको ये चित्र दिख रहा हो तो देखिए, ये हरा भरा पेड़ है, इसी में आपको लटका दिया जाएगा। ये आप है, भारत से बाहर अपराध करेंगे तो ट्री में लटकाया जाएगा, भारत में व्यापार अपराध करते हैं तो शू से मारा जाता है। तो ये दोनों बातें एक साथ मैंने बता दी है ताकि आपको याद रहे। अब पुरुष तथा स्त्री के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो धारा 10 में। तो 10 का कोड आप लिखिए रफ में, 10, 10 का मतलब 10 का मतलब हेन मतलब आप जानते हैं मुर्गी। अच्छी मुर्गी नहीं बनी है मुझसे, लेकिन आप समझिएगा मुर्गी है। देखिए कितनी अच्छी बन गई वैसे। तो 10 का मतलब हेन का मतलब मुर्गी। तो पुरुष जो होते हैं किड़ किया और दरबे से निकली हैं पढ़ी लिखी मुर्गियां, किसी की कविता की पंक्तियां हैं। तो जब लड़के लड़कियां कॉलेज से स्कूल से निकलते हैं तो इतना शोर होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मुर्गियां किड़ बोल रही हैं। तो लड़के और लड़कियां क्या होती हैं? मुर्गियों के समान। लड़के लड़कियां मुर्गियों के समान, हेन के समान। तो देखिए पुरुष और स्त्री के बारे में, क्योंकि बार बार आईपीसी में आया स्त्री पुरुष शब्द आता है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि स्त्री पुरुष का मतलब कोई परिपक्व व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष के बारे में बताया गया है कि जन्मजात स्त्री से लेकर एक बूढ़ी स्त्री तक भी जो है उसे स्त्री ही या पुरुष को, जन्मजात से लेकर बुजुर्ग अवस्था तक को पुरुष ही कहा जाएगा। तो ये धारा 10 में है, 10 मतलब हेन में है। अब देखिए अगला, लोक सेवा किस में है? तो धारा 21 में। 21 का कोड आप बना लीजिए, 21 जो है 21 ऐसे लिखा जाता है। तो 2 अक्षर से क्या बनेगा? इक्का। जो ताश के खेल में होता है इक्का, वो वाला इक्का याद रखिएगा। तो लोक सेवा कौन कर रहा है? इक्का एक बहुत बड़ा पत्ता माना जाता है। तो आप सोच लीजिएगा इक्का जो है वो जिसके पास होता है वो किसी की सेवा कर सकता है। और अगला है इसमें बेईमानी की परिभाषा। तो बेईमानी की परिभाषा में क्या है? तो 24 है, धारा 24 में बेईमानी की परिभाषा है। तो 24 का कोड याद रख, कुर्सी लिखा लेकिन यहाँ पे 24 का कोड याद रख लीजिए। 24 ऐसे लिखा जाता है। तो 24 से आप लोग क्या बना लीजिएगा? चौबे जी, कुछ ऐसा बने जैसे ताकि आपको याद रह जाए, चौबे जी। तो बेईमानी की परिभाषा जो है, आप सोचिए चौबे जी कथा बाच रहे हैं, उसमें बेईमानी की परिभाषा भी लोगों को बता रहे हैं। तो आप सोचिएगा, आप से फिर से देखिए, बेईमानी की परिभाषा कौन बता रहा है? तो चौबे जी अपनी कथा में बता रहे हैं। चौबे जी यानी 24, ये याद रख लीजिएगा। अब देखिए कपटपूर्ण व्यवहार जो है वो 25 में है।
25 में है कपटपूर्ण व्यवहार। अब 25 का कोड मैंने वैसे बदल दिया, पहले हुक था बदल दिया। 25 का कोड रहेगा पर्ची। 25 का आप रफ जो लिया उस पे लिखते रहिए। 25 का कोड है पर्ची, बार बार यही आएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। तो सोचिए कोई पर्ची, पर्ची जानते हैं, कोई छोटा सा लिस्ट, तो लिस्ट पे कुछ लिखवा कर अगर आपसे कोई गलत सिग्नेचर ले ले तो ये कपटपूर्ण व्यवहार है। अब जो ही आएगा कपटपूर्ण व्यवहार किस में है तो आपको याद आएगा कपटपूर्ण व्यवहार कैसे किया गया था, तो पर्ची में कुछ लिखवा के और उस पर साइन लिया गया था पर्ची में। पर्ची मतलब 25। अब एकदम हूबहू आपको 25 का कोड तो कुछ नहीं मिल सकता, थोड़ा बहुत इधर उधर तो रहेगा ही, लेकिन इसके बावजूद भी ये कोड आपकी मदद जरूर करेंगे। सामान्य आशय, सामान्य आशय मैं 60 में यहां पे लिखा हूं। सामान्य आशय का मतलब कि ये होता है कि जैसे क्रिकेट खेलने वाले या फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले सभी लोगों का आशय समान ही होता है कि हमें मैच जीतना है, चाहे वो बॉलिंग करे, वो चाहे बैटिंग करे या कुछ भी करे। तो एक व्यक्ति के किसी सहयोग से मैच नहीं जीता जाता, उसमें सबका सहयोग कहलाएगा। तो वही यहां पर समान आशय हो जाता है। और ये एक ऐसी धारा है जो कि केवल यही एक धारा के आधार पर किसी पर केस नहीं किया जा सकता, ये किसी अन्य अपराध के साथ जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए 5 लोग बैंक लूटने जा रहे हैं, उसमें सब प्लान था कि ये व्यक्ति चौकीदार को गोली मारेगा, दूसरा व्यक्ति बैग पकड़ाएगा, तीसरा व्यक्ति बाइक में लेकर भागेगा, ऐसे कुछ लोग प्लान बना लिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जिसने चौकीदार को गोली मारा उसी पर हत्या का मुकदमा चलेगा, बाकी लोगों पर भी धारा 34 के अंतर्गत अब हत्या का ही मुकदमा चलेगा। इसे ही कहते हैं सामान्य आशय, यानी सबका आशय सामान्य था, सबका आशय एक ही था। जैसे भारतीय संसद में भी सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना है। अगर एक मंत्री या चाहे वो रेलवे मंत्री हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, अगर उससे कुछ गड़बड़ी होती है और उस पर आरोप सिद्ध होता है तो पूरी मंत्रिमंडल भी बर्खास्त हो सकती है, क्योंकि भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व को माना जाता है। तो इसको खैर हम लोग ट्रिक से याद करें, ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, हमें वकील नहीं बनना है। सामान्य आशय, तो सोचिएगा अब देखिए 34 का कोड क्या है, अब लिख लीजिए रफ पे 34, ऐसे लिखते हैं 34। तो एग्जैक्ट कोड तो नहीं मिल सकता है, तो 2 अक्षर से हम लोग कोड बनाते हैं। तो 34 का कोड रहेगा चौकी, जिस पे बैठा जाता है चौकी, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती है तो यूपी के ही लोग हैं, पूरे भारत के तो हैं नहीं, तो आप चौकी का मतलब जानते ही होंगे। तो चौकी पे क्या है, चौकी पे 5 लोग बैठे हैं और सबकी सामान्य आशय से कोई विचार विमर्श करने। एक ही चौकी पर 5 लोग बैठते हैं तो वो किसी सामान्य आशय से बैठते हैं, एक ही बात पे बात विचार विमर्श करने के लिए बैठते हैं। तो जो ही आएगा सामान्य आशय, तो सोचिएगा सामान्य आशय से लोग क्या करते हैं, तो एक चौकी पे बैठ के बात करते हैं। 1/34 यानी कि 34 में 34 यानी चौकी। अब यहां पर दिया सामान्य आशय और समान आशय और सामान्य आशय में क्या अंतर है, तो सामान्य आशय का मतलब पूर्व नियोजित योजना होती है और पूर्व सहमति होती है, और इसमें समान आशय पूर्व नियोजित योजना होती है लेकिन समान दिमाग नहीं होते हैं। अब देखिए धारा 40, धारा 40 में किसका वर्णन है, तो अपराध का। अली बाबा 40 चोर कहा गया, लेकिन आप चाहें तो 40 चोर के जगह पे 40 का कोड चाहे तो हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में जो 40 है, यही हनुमान चालीसा से याद आ जाएगा। 40 का मतलब हनुमान चालीसा यानी कि 40 से। तो अपराधी को या अपराध का जो वर्णन है वो 40 में है। अपराधियों को सजा दी जा सकती है हनुमान चालीसा पढ़ के। अपराध धारा 40 में किसका वर्णन है, अपराध का, या उल्टा भी याद रखिएगा, अपराध का वर्णन किसमें है, तो अपराध का वर्णन हनुमान चालीसा में है, यानी कि 40 में है, धारा 40 में। धारा 41 किसका उल्लेख करता है, धारा 41। तो यहां पे फिर से आप कोड याद रखिए, 41 का मतलब 41 बोलेंगे बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। 41 का मतलब एक था क्या, एक था राजा ही ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। एक था राजा यानी 41 का कोड आप एक राजा याद रख लीजिए। 41 एक था राजा। तो 1-2 बार थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, फिर याद हो जाएगा, या आप अपना कोड बदल भी सकते हैं। तो 41 में क्या है, विशिष्ट विषय, विशिष्ट विषय पर लागू होने वाले विशेष विधि, विशिष्ट विषय पर लागू होने विशेष विधि याद रखिएगा।
तो सोचिएगा राजा सब में विशेष होता है, राजा सब में विशेष होता है। अब विकल्प तो देगा ही, विकल्प में 41, 42, 43, 44 देगा तो आपको याद आ जाएगा। 42 नहीं है, 41, तो आप ध्यान देंगे अक्षर पे तो याद आ जाएगा 41 यानी एक था राजा। एक था राजा, उस पर विशेष विधि लागू होता है। 42 में क्या कहा गया है? तो 42 में कहा गया कि स्थानीय विधि के बारे में जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में लागू होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। दंड के प्रकारों का उल्लेख किस धारा में? देखिए ये प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। तो दंड के प्रकार धारा 53 में है। धारा का मतलब क्या? आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा नहीं, क्योंकि आईपीसी चल रहा है तो बार बार आईपीसी मैं नहीं बोल रहा हूं लेकिन अब जितनी बार धारा आएगा तो समझिएगा आईपीसी की धारा है। तो अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो देखिए 53 जब भी आएगा, अब कभी भी किसी भी चैप्टर में किसी भी विषय में, तो 53 को याद रख लीजिएगा, एक अशुभ अंक है। अशुभ अंक कोई जैसे हम लोग मानते हैं कि 13 एक अशुभ अंक है, उसी तरह से 53 भी, क्योंकि न्योता जो है 51 रुपया करना चाहिए, इसने 53 रुपया क्या किया, 3 लगा दिया, तो 51 के बदले 2 बढ़ा ही दिया, लेकिन ये 53 जो है अशुभ अंक हो गया। तो रटे रहेगा, जैसे 13 अशुभ अंक माना जाता है उसी तरह से 53 भी एक अशुभ अंक है। तो अशुभ चीज में अशुभ बात है। दंड का प्रकार, दंड कोई शुभ चीज तो है नहीं, तो दंड भी अशुभ है, तो अशुभ चीज का उल्लेख अशुभ चीज में, यानी कि 53 में है दंड के प्रकार। अब देखिए आगे 53 में दंड के कौन से प्रकार बताए गए हैं? तो दंड के देखिए कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं। सबसे बड़ा दंड, एकदम ऊपर से नीचे, सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड, उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो आजीवन कारावास, और उससे नीचे आएंगे तो कारावास, यानी वो 2 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल जो भी हो। और 2 साल, 4 साल, 6 साल जो भी कारावास है उसमें 2 प्रकार का कारावास होता है, कठोर कारावास और सादा कारावास। तो खैर कारावास के बाद अब आया संपत्ति समहरण, यानी संपत्ति हरण, और सबसे छोटा सा हो गया जुर्माना। यानी इतने प्रकार का, देखिए प्रश्न आया हुआ परीक्षा में। मृत्युदंड का प्रावधान किन धाराओं में है? तो मृत्युदंड का प्रावधान 121, 132, 194, दफा 302, ताज इरात ऐसे ए हिंद, ताज इरात ए हिंद, दफा 302 कहा जाता है ना, पिक्चरों में आपने देखा होगा ताज इरात ए हिंद बोला जाता है, लेकिन हमें सुनाई क्या देगा? ताजे राते हिंद। ताज इराते हिंद है, लेकिन सुनाई देगा हमें ताजे राते हिंद। ताजे राते हिंद का मतलब क्या होता है? यानी कि इंडियन पिनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। मृत्युदंड के लघुकरण, मृत्युदंड के लघुकरण, लघुकरण यानी कि उसको कम कर देना का प्रावधान, जानते हैं मृत्युदंड को कम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। का प्रावधान किस धारा में उल्लिखित है? तो धारा 54 में है। तो इसको रटना है कैसे? तो 54 का कोड क्या हम लोग बनाएंगे? तो 54 का कोड है 54। जब हम लोग बोलेंगे 54, ऐसे बोलेंगे हम लोग 54, तो 54 जब हम लोग बोलेंगे तो चौवा किसको गांव में बोला जाता है? जिसके 4 पैर होते हैं उसे हम लोग चौवा बोलते हैं। तो खास तौर से चौवा मतलब 4 पैर वाला, लेकिन खास तौर से हम लोग चौवा का मतलब समझते हैं किसको? तो गाय को। तो जब भी अब 54 आएगा तो 4 पैर वाली गाय, 54 का मतलब 4 पैर वाली गाय। तो सोचिएगा मृत्युदंड को लघुकरण करना है, यानी मृत्युदंड को कम करना है। सोचिए किसी को मृत्युदंड मिला है तो उससे कम क्या सजा दी जाएगी? तो किसी चौवा द्वारा, यानी किसी गाय द्वारा उसको पैर से मरवाया जाएगा। मृत्युदंड से कम क्या है? किसी व्यक्ति को गाय के पैर से मरवाना। तो ये 54 में, 54 में क्या है? मृत्युदंड का लघुकरण। थोड़ा सा आप बार बार 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। और आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, जब 2 प्रश्न एक जैसे हैं तो थोड़ा एक साथ याद करने की कोशिश करिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। तो 54 में जो है वो मृत्युदंड का लघुकरण है, और आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण किस में है? तो 55 में है। 55 का कोड क्या है? तो 55 कोड है
बचपन। 55 जब आप बोलेंगे तो अपने मुंह से निकलना चाहिए बचपन, 55 बचपन। दो अलग अलग है, मृत्युदंड जिसको मिला उसको चौवा से मरवाना है, 54, और जिसको आजीवन कारावास मिला है तो आजीवन कारावास, आजीवन का विलोम शब्द क्या होगा? बचपन। बचपन का विलोम शब्द आजीवन, आजीवन का विलोम शब्द बचपन। तो आजीवन वाले को धारा 55 में उल्लेख है। हमें बस टू द पॉइंट याद करना है ताकि परीक्षा में प्रश्न आए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बड़े बड़े लेक्चर की जरूरत नहीं है मूल विधि के लिए, 2-2, 3-3 घंटे का लेक्चर छोटे से टॉपिक पे। आपको अपना बस मतलब निकालना है, काम निकालना है कि हमें परीक्षा में प्रश्न आंसर सही हो जाए। ऐसा ना कि सब कुछ आपने बहुत विस्तार से पढ़ लिया और उसमें से मेन चीज जो पूछा गया उसे आपको पता ही नहीं था, याद ही नहीं कर पाए। आजीवन कारावास की गणना सामान्यतः, आजीवन कारावास का मतलब तो आजीवन ही कारावास होता है, लेकिन आजीवन कारावास की गणना कितने वर्ष के समान गिनी जा सकती है, यानी कि आजीवन कारावास कम से कम कितना होगा, इससे कम तो नहीं हो सकता है, तो वो 20 वर्ष है धारा 57 के अनुसार। 20 का कोड भी यहां पे आप याद रखें, 20 का मतलब आंटी। तो सोचिए आंटी जो है, जो ज्यादा षड्यंत्र करती है उनको क्या दे दिया जाता है? तो आजीवन कारावास दे दिया जाता है। आंटी किसको आजीवन कारावास दे दिया जाता है? आंटी को। आंटी से याद आएगा 20 आंटी, 20 आंटी को आजीवन कारावास। आजीवन कारावास कितने समय के लिए? 20। विकल्प से आपको याद आ जाएगा। जहां जुर्माने की राशि नहीं बताई गई है वहां जुर्माना अत्यधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर उल्लेख नहीं है कि सजा के लिए कितना जुर्माना है तो ऐसा नहीं कि आप उसे एकदम जड़ दीजिए कि वो एकदम पागल हो जाए उतनी जुर्माने को देते देते, यानी वो उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाए, तो अत्यधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा किस धारा में कहा गया है? तो धारा 63 में कहा गया है। 63 का कोड क्या है? तीर। 63 का कोड होगा, क्योंकि 63 का कोड है तीर। तो सोचिएगा कि जो व्यक्ति ज्यादा जुर्माना वसूल करेगा उसे तीर से मारा जाएगा। तीर से किसको मारा जाएगा? जो ज्यादा जुर्माना वसूल करेगा, जो ज्यादा टैक्स वसूल करेगा। 67 के अनुसार देखिए यूपीएससी में पूछा गया है, जुर्माने की राशि 50 रुपया है, 50 रुपया अगर जुर्माने की राशि है और नहीं देते हैं तो 2 माह तक कारावास मिलेगा। केवल 50 रुपये के लिए 2 माह कारावास। 100 रुपया है तो 4 माह कारावास। 100 से अधिक है तो 6 माह तक का कारावास हो सकता है आपको। किस धारा के अनुसार? किस धारा के अनुसार? एक छड़ी, ये चर्चित वाक्य है, किस धारा के अनुसार एक छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे, दोनों के लिए एक समान सजा का प्रावधान होगा। एक मर्डर करिए या 10 मर्डर करिए, एक ही सजा होगा। मृत्यु से बड़ी तो कोई सजा नहीं है। ऐसा तो नहीं फांसी पर आपको 10 बार झुलाया जाएगा। तो एक छड़ी मारिए या किसी को 10 छड़ी मारिए, एक ही प्रावधान है। ये यूपीएससी में पूछा गया किस धारा में कहा गया, तो 71। तो यहाँ पर 71 का कोड आपको याद करना जरूरी है ताकि दोबारा जब अगर बाई चांस अगर आ जाए तो आपको गलत ना हो। 71 बोलेंगे तो इससे निकलेगा एक ह से हाथ, एक हाथ। अब 71 का चित्र बस आपको इतना ही याद रहना चाहिए। किसी व्यक्ति का एक हाथ टूट गया, एक ही हाथ है, एक हाथ। 71 मतलब एक हाथ, रफ पे आप लिख सकते हैं ताकि एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। एक बार देख लेंगे तो, एक बार 2 बार देख लेंगे तो बार बार रटना नहीं पड़ेगा। 71। तो एक बचपन में मेरे कक्षा 8 में एक मेरे साथ एक सहपाठी था, तो सब लोगों को जब सजा मिलती थी दोनों हाथ पे छड़ी मिलती थी, ऐसे ऐसे। हम लोग ऐसे ऐसे ऐसे, चोट लगता था तो ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, झूठ मूठ का ऐसे ऐसे करते थे। लेकिन वो था हम लोगों से काफ़ी लंबा चौड़ा था उस उम्र में, शायद उम्र से बड़ा था हम लोगों से, कक्षा 8 में। तो वो एक हाथ ऐसे कर लेता था, उसके बाद एक हाथ से बस ऐसे कर लेता था और चट 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 खाता रहता, उसको कुछ नहीं होता था क्योंकि शरीर में वो बड़ा था। तो उससे याद रखिए कि एक हाथ पर छड़ी खाने वाला है। छड़ी वाला आएगा तो सोचिएगा एक हाथ पर छड़ी, एक हाथ यानी 71। ये कहानी मैंने बताया ताकि आपको याद हो जाए, और मुझे बचपन की कहानी बताने का कोई खास यहाँ पर उद्देश्य नहीं था। धारा 73 के अनुसार अभियुक्त को एकांत परिरोध,
एकांत परिरोध यानी एकांत में रखना। एकांत में रखना भी एक बहुत बड़ी सजा है। बचपन में देखते हैं किसी रूम में किसी को बंद कर दिया जाता था, तो एकांत परिरोध जहाँ पे कोई व्यक्ति से उसका मिलना जुलना ना हो, अगर ऐसा किसी को 10 दिन 12 दिन कर दिया है तो हो सकता है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर पागल भी हो जाए। यानी ये बहुत बड़ी सजा है और ये कठोर कारावास के अंतर्गत आता है, सादा कारावास नहीं। एकांत परिरोध जो है वो कठोर कारावास के अंतर्गत आता है। तो धारा 73 के अनुसार, 73 का कोड मैंने बनाया है 73। अगर आपको अगर कोई कोड अलग लगे, कोई और इससे भी अच्छा मिले तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे मैं 73 का बना रहा हूं, आपको इससे अच्छा कुछ नाम मिल जाए जो एकदम इसी अंक को बोलते के साथ ही निकल जाए, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं अपने कोडिंग को और इंप्रूव कर सकूं। 73 का कोड है देहाती, देहातर या देहाती। देहाती मतलब देहात का या ग्रामीण, इसका मतलब है देहाती। 73 देहाती, थोड़ा मिल नहीं रहा लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा 73 देहाती। सोचिएगा देहात में या गांव में लोग क्या करते हैं, एकांत के लिए किसी पेड़ के पास जाके ट्री के पास बैठ जाते हैं। ट्री का कोड मैंने बताया था, ट्री के पास बैठ जाते हैं। एकांत परिरोध, कुल मिला के यहाँ पे मेन तथ्य आप याद करिए। एकांत परिरोध किसी भी अधिकतम कितना हो सकता है, 3 माह आप रट लीजिएगा। रटने के लिए मैंने बता ही दिया, गांव में लोग, गांव इसके लिए 73। एकांत परिरोध कहां होता है सबसे अच्छा, किसी पेड़ के पास बैठ जाइए। यानी 3 महीने से अधिक एकांत परिरोध नहीं हो सकता, भले ही आपको आजीवन कारावास मिला हो। यानी आजीवन कारावास टोटल दरमियान में आप 3 महीने से अधिक आपको टोटल एकांत में नहीं रखा जा सकता, वो भी 3 महीने लगातार नहीं, 90 दिन कुछ कुछ दिन करके, हर महीने में कुछ कुछ दिन करके। अब यहां पे देखिए एकांत परिरोध रखने हेतु एक बार में, देखिए अब यहां पे बात क्लियर हो रहा है, एक बार में किसी भी दशा में कितने दिन से अधिक नहीं होगा, तो 14 दिन। यदि कारावास 3 मास से अधिक अवधि का है तो संपूर्ण कारावास के किसी मास में एकांत परिरोध कितने दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 7 दिन। 7 दिन। देखिए 3 बातें आ गई, 3 माह, उसके बाद 14 दिन, उसके बाद 7 दिन। यानी बस आप इतना ही मोटा मोटा याद रखें, अपने आप समझ जाएंगे विकल्प से। 3 माह 14 दिन, 3 माह 14 दिन, 7 दिन। अब एक चीज और मोटा मोटी याद रखिए, देखिए 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से, 6 माह से अधिक हो और 1 वर्ष के भीतर हो सजा किसी को कारावास, तो वो 1 मास तक एकांत हो सकता है, एकांत परिरोध किया जा सकता है। 6 माह से अधिक और 1 वर्ष के भीतर हो तो 1 मास तक किसको एकांत में रखा जा सकता है, और 1 वर्ष से ज्यादा लेकिन 2 वर्ष तक के बीच ही में हो तो एकांत परिरोध 2 मास तक हो सकता है अधिकतम। और यही अब समझिएगा, अब 2 वर्ष से ज्यादा हो, 2 वर्ष प्लस हो, यानी 2 वर्ष से जब ज्यादा हो जाएगा कि सजा आपको अगर हुई है तो आपको 3 मास का एकांत परिरोध हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यानी आपको बस यही याद रखना है, 1 माह 2 माह 3 माह, बस इतने ही हो सकते हैं। ये वाला है 6 माह से अधिक यानी 1 साल तक के अंदर, और ये है 1 साल से प्लस में, और ये है 2 साल से प्लस की सजा हो तब। 1 2 3 माह से अधिक तो हो ही नहीं सकता है। भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं को साधारण दंड को मुक्त कर दिया गया, यानी इनमें कुछ ऐसी साधारण बातें थी कि इन्हें हटा दिया गया, दंड से मुक्त कर दिया गया, जो कि धारा 76 से लेके आईपीसी की धारा 106 तक में है। किस धारा में बताया गया कि कोई बात, किस धारा में बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा सद्भावनापूर्ण किया गया हो। यानी कि न्यायाधीश ने अगर कोई गलती नहीं की है जानबूझकर, यानी कानून के हिसाब से अगर उसने अपना फैसला दिया है, तो अगर छोटी मोटी कोई भूल भी हुई है उससे अनजाने में, तो वो उससे मुक्त है, वो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो ऐसा किस धारा में, तो धारा 77 में। तो आप मोटा मोटी 77 का कोड फिर से रख के लिखिए, 77।
77 ऐसे लिखा जाता है, तो 2 अक्षर से सत, तो सत, सत का मतलब, सत का मतलब सच्चा, सती, सती लोग, जो गांव में सती लोग होते हैं, सती लोग होती है, तो सत यानी सच्चा, यानी कि न्यायाधीश सती के समान है, वो सच्चा है। अगर उससे कुछ अनजाने में गलती होती है तो वो अपराध नहीं है। तो न्यायाधीश किसके समान है? सती के समान है। सती हत्तर, सती हत्तर किस धारा के अनुसार? उसी प्रश्न से संबंधित है। न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। यानी कि जैसे जल्लाद अपराधी नहीं है, यानी जल्लाद ने किसी को फांसी पे लटकाया है तो वो अपराधी नहीं है। ऐसा किस धारा में? तो 78 में। 78 का कोड है, बड़े में लिख दे रहा हूं, उठना, 78। 78 का मतलब उठ, उठ यानी उठने वाला, यानी कि 78, यानी कि जल्लाद भी अपनी मर्जी से समाज में सबके साथ उठ बैठ सकता है। जल्लाद सबके साथ उठ बैठ सकता है क्योंकि वो अपराधी नहीं है। 78 उठ किस धारा में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित हुई हो, लेकिन उचित सावधानी और सतर्कता बरती हो। यानी आप गाड़ी चला रहे हैं और 80 के स्पीड में चला रहे हैं, हेलमेट भी नहीं लगाए और ऐसे ऐसे चला रहे हैं, दाएं बाएं के बदले दाएं चला रहे हैं, लहरदार चला रहे हैं, उसके बाद एक्सीडेंट हो जाए तो आप अपराधी हैं। लेकिन आपने हेलमेट लगाया, अपने साइड से गाड़ी चलाया और जितनी सीमा लिखी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा उस स्पीड से चलाया और असावधानी आपने कोई नहीं बरती, इसके बावजूद अगर दुर्घटना होती है तो आप अपराधी नहीं है। तो रटने के लिए अब मैं बता रहा हूं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी से कोई खस्सी, यहां पर ये धारा है 80, इसलिए 80 का कोड होगा। 80 को हम लोग समझ सकते हैं रटने के लिए, खस्सी। खस्सी किसको कहा जाता है? बकरे को कहा जाता है। गांव में आप यूपी में रहते हैं तो आपको पता ही होगा 80 का मतलब खस्सी। चलिए बना दूं थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ये 2 सींग है और ये इसका पूंछ है। तो अगर आपकी गाड़ी से खस्सी दब जाती है तो आप अपराधी नहीं है। जो ही आएगा, दुर्घटना अपराध नहीं है, दुर्घटना हो गया यानी गलती से हो गया तो अपराध नहीं है। किसमें है? तो अपराध में क्या हुआ था? खस्सी दब गई थी आपकी गाड़ी से, तो 80 खस्सी अपराध नहीं है। 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अपराधी नहीं होगा। यानी जो 7 वर्ष से कम का है, वैसे भी लग रहा है 7 वर्ष से कम का शिशु जो है वो अपराधी कैसे होगा? ऐसा किस धारा में है आपको ये रटना है। तो 7 वर्ष वाली बात आएगी तो 82 धारा किसमें है? 82। 82 को लिखेंगे तो ऐसे 82, तो 2 अक्षर से क्या बना? बया, यानी बयाने वाला, यानी कि बयान। आपने सुना कि मेरा बयान दर्ज कर लीजिए। बयान का मतलब बकबक करना भी कह सकते हैं। ये व्यक्ति बहुत बयां करता है, बहुत बयाता है, बकबक करता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, वो बहुत बयान करते हैं, अपने बातों को बयां करते हैं, यानी बयाते हैं, बकबक करते हैं। तो जो ही आएगा, अगर उल्टा अगर इसको याद किया जाए 82 में क्या है? तो बयाता कौन है? तो शिशु। शिशु क्या करते हैं? बयाते हैं। बयाता कौन है? शिशु। तो 82 में क्या है? तो शिशु अपराधी नहीं, यानी 7 साल का शिशु अपराधी नहीं है। देखिए इसी से मिलते जुलते कुछ और प्रश्न है, सबको एक साथ याद रख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए 7 से प्लस में चला गया। 7 से 12 वर्ष की आयु के अपरिपक्व समझ वाले शिशु अपराधी आपराधिक दायित्व से मुक्त हो गए। किस धारा में है? तो 83। देखिए 7 वर्ष वाला था तो किसमें था? धारा आईपीसी की धारा 82 में। अब 7 प्लस में चला गया, यानी कि 7 से 12 वाला में क्या है? 83। तो यहां पर 83 का कोड हम लोग लिख लेते हैं 83। 2 अक्षर से निकला तीरा, तो तो हम लोग 63 में बना ही चुके हैं। तो यहां पर हम लोग तीरा से हम लोग निकाल लेते हैं। कोई तुतला कर हकला कर बोल रहा है तो छोटे बच्चे बोल सकते हैं तीरा, यानी अगर ये दिख जाए, ये आप समझ गए ना क्या है? कोई अगर सांप दिख जाए तो इसको लोग गांव में एक सांप को क्या बोलते हैं? गांव में लोग कीड़ा बोल देते हैं। कीड़ा निकलल बा, कीड़ा, कीड़ा, तीरा। तो कोई हकला कर कोई व्यक्ति बोलेगा तो तीरा बोल सकता है। तो 83 का कोड क्या होगा? कीड़ा, यानी इसका कोड हो गया कीड़ा, यानी कि सांप। और ये 82 का मतलब बया, बयाना, यानी कि
बकबक। इस पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे छोटा छोटा सब लिखा होगा। तो बकबक करना। अब किस धारा के अनुसार विकृत चित्र यानी पागल टाइप का व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जा सकता है? तो वो 84 में है। तो यानी यहां पर अगर अब इसमें उम्र की बात नहीं कर रहा, बस पागल है तो वो धारा 84 में है। तो तीनों एक साथ याद रख लेंगे तो याद हो जाएगा क्रमशः 82, 83, 84। 7 साल का शिशु अपराधी में 82, 7 से 12 वाला 83 में और पागल व्यक्ति 84 में। तो याद करना है 84 वाले को कैसे याद करेंगे? तो 84 का कोड लिखा। 84 का मतलब चौराई का साग। 84 का मतलब है 84, 84 यानी कि चौरा, यानी कि चौराई, चौराई का साग। तो यहां पे लिख दीजिए चौराई साग। तो चौराई का साग पागल व्यक्ति को या जिसका दिमाग थोड़ा सा कम काम करता हो, मानसिक रूप से पीड़ित हो, तो उसे चौराई का साग हरा भरा खाना चाहिए, उसका दिमाग सही होगा। ये सोच लीजिएगा, शायद ये मैं दवा नहीं बता रहा हूं, बस याद करने के लिए बता रहा हूं। तो चौराई का साग कौन खा रहा है ज्यादा? तो पागल एक व्यक्ति, ये विकृत चित्त वाला व्यक्ति। तो अब देखिए 7 साल से कम का है व्यक्ति तो बयाएगा, और 7 साल से 12 साल के बीच में है तो वो क्या कर सकता है? कीड़ा को पकड़ सकता है। 7 साल का व्यक्ति तो कीड़ा नहीं पकड़ेगा, लेकिन 7 से 12 यानी कि 12 साल तक का व्यक्ति जो है वो कीड़ा पकड़ सकता है। तो 83 वाला किस में? 7 से 12 में। पागल व्यक्ति जो क्या खाएगा? चौराई का साग खाएगा। देखिए विकृत चित्ता के आधार पर बचाव का सिद्धांत किस बात में प्रस्तुत किया गया? यानी विकृत चित्तता यानी पागलपन के आधार, फिल्मों में आपने देखा होगा अपराधी अपने आप को पागल सिद्ध करके कोर्ट से बच जाते हैं, के आधार पर बचाव का वाद किस सिद्धांत में प्रस्तुत किया गया? तो मैकनाट। आपको वाद भी कई याद करने पड़ेंगे, तो आपको बस इतना ही याद करना है कि विकृत चित्ता को मैकनाट से जोड़ देना है। विकृत चित्ता यानी पागल व्यक्ति, मैकनाट। तो हम लोग ज्यादातर 2 ही अक्षर से कोड निकालते हैं, तो 2 अक्षर यानी मैक। तो ये है मैक, इधर बना देते हैं मैक। ये है माइक। मैक मतलब माइक। माइक गांव में लोग माइक कहते हैं माइक को। तो माइक में कोई पागल व्यक्ति जो है वो खड़ा होके क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। माइक के सामने ज्यादा देर तक कौन चिल्लाएगा? कोई विकृत चित्त वाला व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति। तो मैकनाटवाद में क्या है अगर पूछा जाता है तो आप समझिए माइक के सामने क्या हो रहा था? तो कोई विकृत चित्त वाला व्यक्ति चिल्ला रहा था। विकृत चित्ता किसमें है? तो विकृत चित्त वाला व्यक्ति क्या करता है? माइक के सामने चिल्लाता है। तो दोनों ही तरफ से आप प्रश्न का उत्तर याद करने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है प्रश्न उल्टा करके भी पूछ देता है। अब यहां पर लिख रहा है एक चर्चित बात, वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया क्या अर्थ है? वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया स्वैच्छिक कार्य अपकृत नहीं है, यह धारा 87 में है। यानी कि स्वेच्छा से आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको इंजरी हो जाती है तो आप उसके लिए किसी को अपराधी नहीं बना सकते हैं, किसी के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते। जैसे आप मुक्केबाजी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है और गलती से एक मुक्का आपके आंख पे लग जाए, जबड़े पर लग जाए और आपका दांत टूट जाए, तो आप उससे मुआवजा नहीं मांग सकते, क्योंकि आपको पता था कि मुक्केबाजी में दांत टूट सकता है। या जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया आगे से, पीछे से, किधर से भी, तब तो आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन यही फार्मूला 1 रेस कार प्रतियोगिता में आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी से उलट पुलट के कुछ भी हो जाए तो आप किसी से मुआवजा नहीं मांग सकते। यहां तक कि उसको देखने वाले किसी व्यक्ति के शरीर के आसपास से भी गाड़ी गुजर कर उसे चोटिल कर देती है तो वो भी मुआवजे का हकदार नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता था, उसे पहले से ही स्थिति का ज्ञान था। तो इसलिए यहां पर इंजरी नहीं माना जाएगा। तो इसी को ही कहा जाता है वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया। मृत्यु की धमकी देकर कराया गया कर, यानी कि गन पॉइंट पे लेके मृत्यु की धमकी देकर मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, ये बैंक लूट लो, तो ऐसे अगर कोई कुछ अपराध कराया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाता है, हत्या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों को छोड़कर। लेकिन धारा 94 तो यहां पर ये धारा 94 से संबंधित है, यानी चोर से जोड़ सकते हैं आप। धारा 94 को मृत्यु की धमकी देकर कराया गया कार्य 94 में है, चोर कराते हैं।
तो दोस्तों आज का ये पहला भाग, इसके बाद भी और भी भाग आएंगे। तो आज का ये पहला भाग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा तभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और तभी मैं आपको अगला इस सीरीज का वीडियो बनाऊंगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ और इसमें जो ये सब कुछ पढ़ाया गया इसका भी पीडीएफ है और इसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए वो भी है और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो भी सारे प्रश्न इसमें है, तो उसे भी आप जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।